आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब नीलांबर के आनंद गुप्ता ने इस प्रोग्राम और उनकी पूरी टीम ने इसे कामयाब बनाया। काजल की मेड़ के शुभ अवसर पर विमोचन के समय लिया गया एक खूबसूरत नज़ारा। साहित्यकार अरुण कुमार भी मौजूद थे। वे प्रोग्राम को चैनिका ने कंडक्ट किया, जो एक ऑल इंडिया रेडियो और टीवी की प्रेजेंटर हैं। अगर इस मौके पर हम नीलांबर की बात ना करें तो बेमानी होगी, क्योंकि नीलांबर के ही इस जो उनके आला अधिकार हैं और जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया संवारा, मिस्टर आनंद गुप्ता और उनके साथियों ने इस प्रोग्राम को इस खूबी से। समकालीन कविता के सुपरिचित कवि अरुण कमल के बारे में मैं क्या ही बोलूं, हम सब आपके मुरीद हैं। पहला कविता संग्रह अपनी केवल धार 1980 में प्रकाशित हुआ और आपकी कविताओं के नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के लय, छंदों के समावेश की वजह से एक अलग ही पहचान बनी है। अपनी केवल धार के अलावा सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, मैं वो शंख महाशंख और योग फल आपके कविता संग्रह है। और कविता और समय तथा गोलमेज आलोचना कृतियां हैं। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार की एक पुस्तक कथोपकथन, अंग्रेजी में समकालीन भारतीय कविताओं का अनुवाद वॉइसेस और वियतनामी कवि तो हो की कविताओं तथा टिप्पणियों पर एक अनुवाद पुस्तिका प्रकाशित है। गौरतलब है कि नए इलाके में कविता संग्रह के लिए 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। अध्यक्षीय वक्तव्य रखने हेतु स्वागत है श्री अरुण कमल का। नीलांबर संस्था के संरक्षक, हम सबके बहुत प्रिय कवि, कथाकार मृत्युंजय कुमार सिंह जी, राखेचा परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और आज की विशिष्ट कवि अनिला राखेचा जी, आदरणीय प्रियंकर पालीवाल जी, अरुण होता, प्रसिद्ध कवि नीतीश कुमार, विनय मिश्र, आनंद गुप्त, कल्पना झा, चैनिका दत्ता जी और आप सभी देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं कवि को अनिला राखेचा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहा जाता है, दुनिया के लगभग सारे कवियों ने ये कहा है कि उनको सबसे ज्यादा खुशी हुई अपने पहले संग्रह के प्रकाशन पर, और उनको ये भी लगता है कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी जो कुछ भी होता है वो बाद की चीजें हैं। तो ये पहले संग्रह के प्रकाशन पर अनिला जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। इतना भव्य कार्यक्रम किसी पहली किताब के लिए कम होता है और ऐसे भी कम होता है, लेकिन कलकत्ता शहर की कुछ अपनी खासियत है। अभी हिंदी के पहले साहित्यिक पत्र उदंत मार्तंड के 200 साल पूरे हो रहे हैं, वो भी यहीं से निकला। और आज की हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक पत्रिका वागर अभी भी यहीं से निकल रहा है, और इसने हिंदी में भी अनेक आंदोलनों को जन्म दिया, उसके साक्षी रही, खासकर कविता का आंदोलन और प्रगतिवाद का आंदोलन। और नागार्जुन से लेकर राजकमल चौधरी, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह तक और अभी के कवियों तक आवाज है, तो वो सब इस कलकत्ता के मुरीद रहे। लगातार उनका आना जाना रहा, वो यहाँ रहे भी।
कभी कभी लगता है कि हिंदी क्षेत्र जिसे हम कहते हैं उसके बाहर हिंदी का साहित्य कहाँ रहा है। तो उसमें जो सर्वाधिक उर्वर भूमि है वो कलकत्ता की है। ये अभी भी सत्य है। यहाँ हिंदी के सबसे बड़े कथाकार, कवि और हिंदी और भोजपुरी दोनों को अगर मिला लें तब तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि लेखक यही है। और ये आकस्मिक नहीं है। हमारे भाषा के खड़ी बोली के भी जो सबसे बड़े कवि माने जाते हैं निराला, उन्होंने भी अपनी शुरुआत बंगाल से ही की, महिषासुर से। और आखिर तक उनको लगता रहा कि उनको खड़ी बोली ठीक से नहीं आती। और अपनी पत्नी से वो बात करते थे तो पराजित अनुभव करते थे। उनकी पत्नी इतना बढ़िया हिंदी बोलती हैं और वो अभी भी ठीक से नहीं बोल पाती। और उनकी बहुत सी कविताओं की पंक्तियों को समझने के लिए बिना बंगला के मुश्किल होगी। समझ है मुझ में पूरी कथा यदि तुम कहो। अब आमतौर पर हम लोग कथाकार हिंदी में वो समझ लेते हैं ये कहानी, लेकिन जब तक आप बंगला न जाने तो कथा शब्द का जो अर्थ है, कथा बोलना तो बात करना, ये समझ में नहीं आएगा। वैसे ही भेला शब्द वो भी समझ में नहीं आएगा। निराला में ऐसा भरा हुआ है। तो ऐसी भूमि से एक नए कवि का उदय, एक नए संग्रह का प्रकाशन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और इसके लिए मैं अनिला राखेचा को तो बधाई दे ही रहा हूँ, नीलांबर को भी बधाई देता हूँ कि नीलांबर ने इतना सुंदर कार्य किया। और नीलांबर इसी तरह आगे भी करता रहे। यतीश जी ने बहुत कार्यक्रम किए नीलांबर के। अब यतीश जी के साथ मृत्युंजय बाबू जब जुड़े हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत आगे जाएगी। इस संग्रह को जैसा प्रियंका जी ने कहा कि उन्होंने 2 बार पढ़ा, तो मैंने भी 2 बार पढ़ा, एक छपने के पहले और एक छपने के बाद। और दोनों बार मुझको लगा, पहली बार पढ़ के जो मैंने लिखा तो मुझको लगा कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया है। जब मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझको लगा कि नहीं, मैंने वही कहा है जो मुझको कहना चाहिए था पढ़कर। यानी मैंने केवल ऐसी कोरी तारीफ नहीं की, वो पढ़ के लगा। तो होता यह है कि जैसा मुक्तिबोध ने कहा है कि हर पत्थर में हीरा है और हर आत्मा अधीरा है। तो ये जो आत्मा है, सबके भीतर जो आत्मा है वो अधीर है, उसके अपने अनुभव हैं और उसके भीतर एक हीरा भी है। हम उसे खोलते नहीं, हम लिखते नहीं, हम बताते नहीं। लेकिन जैसा अनिला जी ने बताया शुरू में, उनके पास एक डायरी थी जो उनके पिताजी ने बताया। वो इतने साहित्य संपन्न परिवार से आती हैं, ये भी एक कारण है। लेकिन कोई भी आदमी, अभी आप हिंदी को देखिए तो अभूतपूर्व घटनाएं हिंदी में हुई हैं पिछले 20-30 वर्षों के भीतर। इतने स्त्री कवि एक साथ कभी भी हिंदी में नहीं। उर्दू में थी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जैसा शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है कि 150 के आसपास उर्दू कवि थी स्त्रियां, और कई बहुत महत्वपूर्ण। आज हिंदी में कितनी हैं ये भी गिन पाना मुश्किल है। मेरे पास तो संग्रह ही 300 हैं, यानी 300 तो हो ही गई। और भी बहुत रोज, जबकि ये बहुतों के संग्रह भी नहीं आए। और कितनी के पास वो कविताएं लिखी हुई होंगी, उन्होंने छपाई नहीं होंगी। दूसरी बड़ी घटना ये है कि इतने दलित कवि कभी नहीं, इतने श्रेष्ठ। हम ले देकर रैदास का नाम लेते हैं,
हीरा डोम का नाम लेते हैं, जिनकी एक ही कविता थी, जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, सरस्वती में छपी थी। लेकिन आज आप देखिए, इतने कवि हैं और अद्भुत कवि हैं। और उससे भी बड़ी बात यह कि हिंदी में कोई भी आदिवासी कवि नहीं था ही नहीं। ये पहली बार आज हिंदी में 20 श्रेष्ठ आदिवासी कवि हैं, जिनमें ज्यादातर स्त्रियां। तो अनिला राखेचा जैसी स्त्री कवि का बहुत सुंदर उन्होंने पद व्यवहार किया, पुरुष विमर्श। भाई, पुरुष विमर्श क्यों नहीं करते हो, स्त्री विमर्शी क्यों? ये अपने आप में एक तीखी आलोचना भी है, ये जो सैद्धांतिकी है उसकी भी। तो अनिला राखेचा जैसी कवि, स्त्री कवि, आज हिंदी में इतनी समृद्ध परंपरा बना रही है कि कभी कभी आश्चर्य होता है। इतने नए नए अनुभव आ रहे हैं जो पहले कभी आए नहीं। इसीलिए जब इस संग्रह को पांडुलिपि के रूप में मैंने पढ़ा, तो मैंने जो लिखा, मैं पहले उसको पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं ये किताब आपको कब मिलेगी। बहुत सुंदर छापा है वाणी प्रकाशन में, लेकिन उनको चाहिए कि इस किताब को कम से कम दाम में लोगों तक उपलब्ध कराएं। ये हर प्रकाशक को चाहिए। अनिला रखेजा की लिखी हुई किताब काजल की मेड़ का आज विमोचन हुआ साहित्यकारों की मौजूदगी में। शहर और पटना से आए हुए साहित्यकारों ने इस लेखिका के बारे में अपनी राय रखी और उन्हें उनकी लिखी हुई कविताओं के बारे में उनसे कहा कि उन्होंने बहुत खास लिखा है, लेकिन उन्हें अभी और मेहनत की ज़रूरत है। वो एक अच्छी लेखिका बन सकती हैं अगर वो अपने इस कार्य को हमेशा जारी रखें। लेखिका ने अपनी बातों से उन सभी का स्वागत किया और कहा कि मैं आपकी तमाम बातों का और मशवरों का ख्याल रखूंगी और अगला संकलन जब मैं तैयार करूंगी तो उन बातों पर ख़ास नज़र रखूंगी जिनके तरफ आप लोगों ने हमारी निशानदेही की है। हमें बताया है कि बेहतर करने की कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी अगली किताब में उन तमाम शिकायतों को दूर करूं जो मैं इस किताब में नहीं कर पाई हूं। उन्होंने प्रेम, उम्मीद जैसी कविताएं लिखकर औरतों के अंदर एक जोत जगाने की कोशिश की। इस खास मौके पर जब अनिला रखेजा ने अपनी बातें रखी तो वो भावुक हो गई और भावुक होने के बाद उन्होंने ना जाने ऐसी कौन सी बातें कह दी। कविताएं लिखना अपने आप में एक मुश्किल काम है, उसमें एक संकलन तैयार करना ये और बड़ी बात है। इन सब बातों पर काफ़ी कविताएं लिखी हैं जो पढ़ने के बाद वाकई आनंद देती। धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आप सबसे, और प्रशंसा तो हमेशा बटोरी भी है, और अपनी लेखनी में जो खामियां हैं, त्रुटियां रह गई है, ये मेरी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं इसको निखारूं, संवारूं और अपने अगले काव्य संग्रह के लिए कुछ बेहतरीन आप सबके समक्ष पाऊं। तो ये मेरा प्रयास रहेगा। और इस कविता संग्रह से मैं अपनी एक आखिरी कविता सुना रही हूँ, जिसका जिक्र यतीश जी ने किया था। शीर्षक है एक लोहार की। तो ये लड़कियों से आह्वान कर रही हूँ मैं। लड़कियों तुम फूल बनने के बजाय बनना पत्थर। तुम फूल बनने के बजाय बनना पत्थर, ताकि तुम्हारी छाती पर उकेरी जा सके सभ्यता, संस्कृति, मानवता की आयतें, किसी भी सदी में ना मिटने वाली। फिर भी अगर तुम बनना चाहो फूल, तो बनना कोई ऐसा फूल जो खिलता हो भले ही देरी से, लेकिन जल्दी मुरझाता ना हो, कड़ी धूप में भी मुस्कुराना जानता हो, जमाने के लिए भी, खुद को खुश रखते हुए।
मत बनना तुम हर श्रृंगार, मत बनना तुम हर श्रृंगार सा कोई फूल जो एक रात में खिले और झड़ जाए अपनी शाखों से भोर होते ही। भरना उड़ान तो उस शाहीन की तरह जिसके पंखों से नहीं सीखा होता कभी थकना। भरना उड़ान तो उस शाहीन की तरह जिसके पंखों ने नहीं सीखा होता कभी भी थकना, जो भांप लेती है अपनी तेज निगाहों से भूत वर्तमान भविष्य सभी, जो नहीं बैठती किसी शजर की शाख पर महज चहचहाने दूसरे पंछियों की तरह। वो तो भरती है उड़ान बादलों के पार जाने, आता है उसे मोह माया का पर्दा हटाना, अपने वारिसों को मजबूत बनाना। जानती है वो खुद के लिए सही जीवन साथी चुनना, ताकि बना रहे संतुलन रिश्तों में जीवन में। बनना कभी अगर दीपक राहगीर को राह दिखाने के लिए, तो आकाश दीप बनना, क्योंकि आरती का दीपक बनना तो आसान है। इससे मंदिर के किसी सुरक्षित प्रकोष्ठ में सम्मानित होकर उजाला बिखेरने का सुख तुम्हें आकर्षित तो करेगा, किंतु नहीं मिलेगी उतनी सार्थकता तुम्हें तुम्हारा जीवन जलाने की जितनी मिलेगी गहन अंधकार में किसी राहगीर को राह दिखाने की। बनकर आकाश दे बनना अगर चाहो तो बन सकती हो, सारा अभिमान छोड़कर पहाड़ों से उतरने वाली लूणी नदी भी जो बहती है थार की मरुस्थल में, जो जानती है कीमत प्यास की भी और नमक की भी। तभी वो मीठी भी है और खारी भी। लेकिन मत बनना कभी तुम कोई भी ऐसी पतित पावनी कि सब तुम्हारी पूजा करें, आरती उतारें, अर्पित कर जाएं सारी गंदगी तुम्हारे समस्त विकार तुम्हें, अर्पित कर जाएं अपनी सारी गंदगी अपने समस्त विकार तुम्हें। और अगर बनना चाहती हो कवि तो जन के मन में छपने के लिए लिखना, मात्र कागज पर छपने के लिए नहीं। छपने लगोगे मानस में तो अनागत के पन्ने तलाशेंगे तुम्हें, बसाने को अपने सीने में। अपने शब्दों से बनना तुम दृष्टि संसार की, ताकि सच हो कहावत 100 सुनार की तो एक लोहार की, ताकि सच हो कहावत 100 सुनार की तो एक लोहार की। बहुत बहुत तुलिन जी आप इधर आइए प्लीज, क्योंकि ये किताब उतनी ही उनकी है जितनी अनिला की है, और इसके लिए मैं चाहूँगा आप सब ताली बजाएंगे। सारे कविताओं में वो मौजूद हैं, और जिस तरह से इनको देखा है मैंने साथ देते हुए अनिला का, तो इस अधिकार के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस काव्य पूरी यात्रा में ये उसके साथ है। स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री देकर आपने हक अदा कर दिया। सामने आ जाए। चिन्ह क्या है ये किसी ने नहीं देखा। घर जाके सही कहा। ये हटा दीजिए, ये इनको दीजिए, अब आप दीजिए। अब इसको खोल के दीजिए सर। तुलिन जी आप इधर आइए प्लीज, क्योंकि ये किताब उतनी ही उनकी है जितनी अनिला की है, और इसके लिए मैं चाहूँगा आप सब ताली बजाएंगे। सारे कविताओं में वो मौजूद हैं, और जिस तरह से इनको देखा है मैंने साथ देते हुए अनिला का, तो इस अधिकार के साथ मैं कह सकता हूँ कि इस काव्य पूरी यात्रा में ये उसके साथ है। स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री देकर आपने हक अदा कर दिया। सामने आ जाए। चिन्ह में चिन्ह क्या है ये किसी ने नहीं देखा। घर जाके सही कहा। ये हटा दीजिए, ये इनको दीजिए, अब आप दीजिए। अब इसको खोल के दीजिए सर। और आप सोचिए किसी कविता में इस तरह से भी कविता लिखना, कविता पर बात करना
इतना ज़रूरी है कि ऐसे जितने अवसर और आयोजन हम सृजित कर सकें उतना बेहतर। और एक अंतिम बात जो मैं ये कहूँगा कि सामान्यतः हम जब कुछ पढ़ते हैं कविता या साहित्य, तो उसमें क्या नहीं है इस पर हम ज़्यादा बात करते हैं, क्या है इस पर हम कम बात करते हैं। तो मुझे एक उदाहरण याद आता है कि बहुत बड़े विचारक जो अरस्तु हैं, जिनको हम साहित्य में, राजनीति में, सभी में पढ़ते हैं, अरस्तु मरते मर गए, लेकिन वो ये मानते थे कि औरतों के दांत कम होते हैं आदमी से, यानी आदमी के अगर 32 दांत होते हैं तो औरत के कम होते हैं, ये उनको भरोसा था। तो किसी ने कहा कि भाई उनकी तो 2-2 बीवियां थीं, किसी का मुंह खुलवा के ही देख लेते कि इसके मुंह में कितने दांत हैं, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया और वो यही मानते रहे। लेकिन आज भी साहित्य में, राजनीति में और तमाम जो मानविकी के विषय हैं उनमें आज भी अरस्तु ही हमारे सबसे बड़े आचार्य हैं। धन्यवाद। शब्द जो गंध की नदी से पार आते हैं, शब्द जो किसी साज से बज सके, शब्द जो किसी के होठों पर सज सके, शब्द जो दहकता है पलाश सा, शब्द जो महकता है गुलाब सा, शब्द चाहिए जिसे उपयुक्त माध्यम, उपयुक्त समय, शब्द चाहिए जिसे उपयुक्त श्रोता, उपयुक्त जगह, जहाँ से शब्द किसी हर श्रृंगार सा झर सके और हर शब्द याचक अपनी झोली भर सके। स्वागत है सुपरिचित कवि, समीक्षक और संवादक श्री प्रियंकर पालीवाल का। हमारी भाषा के अग्रणी कवि सम्माननीय अरुण कमल जी, और कलकत्ता का जो हमारा साहित्य परिवार है उसके सभी आत्मीय सदस्य। संकलन मैंने 2 बार पढ़ा, एक बार प्रकाशन के पहले और दूसरी बार प्रकाशन के बाद। और जो कुछ मुझे समझ में आया वह तो मैंने पुस्तक के लिए एक टिप्पणी के रूप में लिखा ही है और आप उसे पढ़ ही लेंगे, बल्कि मैं ही आपको पढ़ के सुना दूंगा। लेकिन कुछ बातें अलग से जो अभी इस विचार प्रक्रिया के दौरान मेरे मन में आई वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। मुझे ये कविताएं प्रेम और प्रार्थना की कविताएं लगी थी। हमारे युवा मित्र विनय जी ने इसमें एक और चीज़ जोड़ी, स्वप्न। तो मुझे ये लगा कि अपने व्यक्तिगत उदाहरण से भी मैंने सोचा कि मुझे सपने बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं है। सोने के बाद सीधे सुबह होती है, लेकिन मेरी पत्नी को सपने बहुत आते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि उनको सपने क्यों ज़्यादा आते हैं, मुझे क्यों नहीं आते। वो आपके सपने चुरा लेती है। मुझे लगा कि जीवन जिसके लिए जितना कठिन होता है और वो जो कुछ उसके मन में आकांक्षा है वो नहीं कर पाता, सपने उसे बचाए रखते हैं, उस बीज को। वाह। तो स्त्रियां इसीलिए हम पुरुषों से ज़्यादा स्वप्नशील होती हैं और सपने देखती हैं। यह एक कारण मुझे समझ में आता है, जो भी मेरे अनुभव रहे हैं उनके आधार पर। दूसरी बात, संवेदनशीलता। एक ऐसे समय में जब स्त्रियां ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष होने की ओर उन्मुख हैं,
अगर कोई एक स्त्री जैसा रहते हुए अपनी कविताओं में उन बहुत छोटी छोटी बातों को, उन छोटी छोटी संवेदनाओं को अगर बचा के रख सकती है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है लक्षित करने के लिए। प्रेमचंद अपने उपन्यास में कहते हैं कि भाई स्त्री और पुरुष दो ढंग के हैं, अगर पुरुष स्त्री होने की ओर बढ़ेगा तो अच्छा होगा, और अगर स्त्री पुरुष होने की ओर बढ़ेगी तो गड़बड़ी होगी। ऐसा मैं और उसको बहुत विस्तार से आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा उनका मंतव्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष स्त्रियां अपने पारंपरिक रोल में, पारंपरिक भूमिकाओं में ही बनी रहें। उनको निश्चित रूप से पुरुषों के बराबर अवसर मिलने चाहिए, और उनमें जो योग्यता, क्षमता और आदमी से ज़्यादा आगे बढ़कर जो धीरज है वो उसे प्राप्त कर लेंगी, इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं है। ये जो कविताएं हैं, इसमें हमारे साथी वक्ताओं ने कुछ अनगढ़पन ढूंढा है, देखा है। वहाँ होगा तभी उन्हें दिखा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज का जो हमारा समय है, जिसमें लगभग इतनी तैयारी होती है किसी काम के लिए कि उसमें जीवन की सलवटें दिखाई ही नहीं पड़ती हैं, हम उन पे आयरन कर देते हैं। इतना सबको आयरन आउट, एकदम बढ़िया चीज चाहिए सबको, कि कहीं हमें हमारा अनगढ़पन दिखाई नहीं देता। जिसे जी वेल्स कहते हैं जॉली कोअर्सनेस ऑफ लाइफ। जीवन क्या उतनी ही सफाई से रखी हुई चीज है जैसा हम साहित्य में, कविता में उम्मीद करते हैं? हम अपने जीवन को देखें कि क्या हमारा जीवन उतना आयरन आउट किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर जीवन की सलवटें हमारी कविता, हमारी भाषा में दिखाई देती हैं, तो मैं उसे कोई बहुत बड़ा दोष नहीं मानता। और मुझे लगता है कि एक तरीके की पारदर्शिता बढ़ती है उससे। कविताएं क्यों लिखनी चाहिए, कवि में क्या गुण होने चाहिए, ये हम क्या विचार करें। हमारे यहाँ हमारे काव्य शास्त्री इतना गंभीर विचार कर गए हैं कि उनको हम पढ़ लें, यही हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। 7वीं 8वीं शताब्दी के आचार्य हुए हैं दंडी। वो कवि के लिए 3 गुण जरूरी बताते हैं। एक कहते हैं वो नैसर्गिक प्रतिभा, आप उसे ईश्वरीय प्रतिभा भी कह सकते हैं। दूसरा वो कहते हैं निर्मल श्रुति, यानी उसको खूब पढ़ना चाहिए। पुराना समय श्रुति का था, तब सुनने का समय था, अब तो सुनने और पढ़ने दोनों का समय है। ये दोनों उसे जरूर करने चाहिए। और तीसरा वो कहते हैं अमंद अभ्यास, लगातार आपको अपनी कविता में अभ्यास करना है। ये 3 चीजें किसी को अच्छा कवि बना सकती है। चलिए, अच्छा कवि बन गया, लेकिन अब हमारा समय इतना तेज है कि अगर मुझे सही याद है तो मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा था कि एज सिविलाइजेशन एडवांसेस पोइट्री डिक्लाइंस, ऐसा कुछ उनका है। उससे आगे बढ़कर हमारे शुक्ल जी ने जो कहा वो अभी विनय जी ने आपको बताया कि जीवन कठिन होता जाएगा, जैसे जैसे सभ्यता बढ़ेगी कविता की जरूरत बढ़ती जाएगी। तो कविता इसलिए हमारे लिए जरूरी है। एक कबीर का दोहा है जो हमारे रेणु जी अपने उपन्यास में कोट करते हैं। मुझे लगता है कि कविता की ज़रूरत को उससे बेहतर ढंग से नहीं कहा जा सकता। कबीर का वो दोहा कोट करते हैं हमारे रेणु जी मैलांचल में, धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औखदी, मन फाटे नहीं ठौर। कविता हमारे मन को फटने से बचाती है, या जो हमारा मन जो विदीर्ण होता जाता है हमारे समय की मार से, कविता हमारे उस मन को फिर से सीने का, उसकी तुरपाई का काम करती है। और